हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सुत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक कैटेगरी, और उनकी बहुत सारी बाइफर्केशन है और उनको निकायास कहते हैं। मैंने आपको जातक कथाओं के बारे में बताया था और लास्ट मैंने बात करी थी आपसे जो खुदक का निकाय है उसके अंदर धम्पत के बारे में गिवन है, और थेरा गाथा जो कि बुद्धिस्ट मंक के जो सॉन्ग्स हैं वो हैं, और थेरी गाथा जो कि बुद्धिस्ट नन्स के जो सॉन्ग्स हैं वो कंपाइल्ड हैं इन टेक्स्ट के अंदर। और ये टेक्स्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको औरतों ने कंपोज करा और औरतों के लिए ही ये एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी इतने प्राचीन काल से अभी तक विश्वास करा जाता है इन द फील्ड ऑफ बुद्धिज्म, विद रिस्पेक्ट टू गौतम बुद्धा, विद रिस्पेक्ट टू हिज टीचिंग्स, विद रिस्पेक्ट टू द टीचिंग्स एंड कंपाइलेशंस ऑफ द मंक्स, जो कि बुद्धा की डेथ के बाद, बुद्धा के महापरिनिर्वाण के इवेंट के बाद जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग करा और बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर जो जो चीज़ें कंपाइल करी गई, तो उसमें एक चीज़ ये मानी जाती है, और जो कि फैक्चुअल चीज़ है, यहाँ पर हमें मतलब ऐसा नहीं सोचना कि ये चीज़ सच है कि झूठ है, ऐसा हुआ था कि जो सुत और विनय पिटक है, जैसे आप जानते हो कि 3 पिटक होते हैं, है ना, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक के अंदर क्या है, बुद्धा की ओरिजिनल जो टीचिंग्स हैं वो कंपाइल करी गई हैं। विनय पिटक के अंदर क्या है, जो मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको कंपाइल करा गया है। और अभिधम पिटक के अंदर एक तरीके से हमें बुद्धा की साइकोलॉजी जो है वो जानने को मिलती है, कमेंट्रीज गिवन है यहाँ पर। ठीक है, और ये सबसे बाद में लिखी गई थी। जो सुत पिटक और विनय पिटक हैं इनको रिसाइड करा गया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर। अब रिसाइड का मतलब क्या है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बुद्धा के जीवन काल के साथ जुड़े हुए जो भी बुद्धिस्ट मंक्स थे, जो भी बुद्धिस्ट नन्स थी, एज वेल एज जिन ऑर्डिनरी लोगों ने बुद्धा को कभी सुना था, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अपनी अपनी गली मोहल्लों में बुद्धा के साथ जब उन्होंने इंटरेक्ट करा था पारिवारिक जीवन बिताते हुए और बिना बुद्धिस्ट मंक और नन बने हुए, उन सारे लोगों को इनविटेशन भेजा गया था कि आओ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बुद्धा के जीवन काल की सभी टीचिंग्स को, सभी बातों को, जो भी उन्होंने हमारे मोनास्टिक ऑर्डर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे उनको कंपाइल करते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो एक हेल्प की तरह साबित हो सके। फ्यूचर मंक्स एंड नन्स जो हैं अगर वो मोनास्टिक ऑर्डर के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सके और लोगों के लिए इंस्पिरेशन की तरह काम कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बुद्धा की टीचिंग जो है, उनकी जो बातें हैं, उनका जो भी ज्ञान है वो इतिहास के पन्नों के साथ कहीं लुप्त ना हो जाए। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ये सारी बातें बुद्धा से जुड़ी हुई रिसाइड करी गई, स्पेशली उनकी जो टीचिंग्स थी और उन्होंने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने टाइम में बनाए थे विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिस्ट संघ, बुद्धिस्ट गण, मोनास्टिक ऑर्डर, उन सबको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर कंपाइल करा गया, रिसाइड करा गया। यानी कि पहले तो सबने अपने अपने विचार कहे, और मैंने आपको बताया था बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो भी ये टेक्स्ट को कंपाइल करा गया ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, 1-2 हफ्तों का काम भी नहीं था, 1-2 महीने का काम भी नहीं था, 1-2 साल का काम भी नहीं था। ये लगभग 1 सेंचुरी से लेकर 1.5 सेंचुरी तक का काम था। तो जब फर्स्ट काउंसिल होती है मंक्स और नन्स की एट राजगृह, और ये वाली मीटिंग हुई थी, जैसा कि आपको पता है हम इसको हिस्ट्री में एनसीईआरटीज़ में, तमिलनाडु की बुक्स में और पूनम दलाल दहिया की बुक में भी पढ़ चुके हैं। दिस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच मेट एट राजगृह, जहाँ पर ये मंक्स और नन्स मिले थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाली जो काउंसिल थी ये इमीडिएटली कंडक्ट करी गई थी आफ्टर बुद्धास डेथ। ठीक है, और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 100 साल के बाद जो है वो होती है, जिसको नाम दिया जाता है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, और उसका गठन कहाँ पर हुआ था, वैशाली के अंदर। तो इन दोनों बुद्धिस्ट काउंसिल में, स्पेशली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर
सुत पितक और वेने पितक की जो भी बातें थी पहले मंक्स और नन्स ने अपने वो मुंह से बोली, ठीक है, एक दूसरे को बताई। उसके बाद वहाँ पर उनको उन सभी बातों को कंपाइल करा गया, और वो भी टेक्स्ट की फॉर्म में, और वो कैटेगराइजेशन बनी सुत पितक विनय पितक। अभिधम पितक बात की बात है, वो तो कमेंट्री थी बेसिकली, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्पोजिशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइटर भी आपसे यही कह रहे हैं कि ये कॉम्पोजिशन कोई गिने चुने सालों में इमीडिएटली नहीं हो गई, ये एक्सटेंड होती चली गई बहुत सारी सेंचुरीज तक। यानी कि अगर आप ये कहना चाहो कि ये मुझसे पूछना चाहो कि सर क्या सुत पितक की जो कंपाइलेशन है, क्या वो फर्स्ट या मैक्सिमम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल तक तो कंपाइल हो ही गई होगी ना, क्योंकि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल तो जब राजगृह के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल गठित हो चुकी थी और वो पूरी बाइंड अप हो चुकी थी, उसके 100 साल के बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन हुआ वैशाली के अंदर। तो सर सुत पितक तो कंपाइल हो ही गया होगा अगर ये पहला बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या पहली बुद्धिस्ट टेक्स्ट की कैटेगरी है। तो आंसर इज नो, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग वक्त और ज़माने में वैल्यू एडिशन होते चले गए। फिर वो वाली बात आप चाहे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की कर लो, सेकंड की कर लो, थर्ड की कर लो और फोर्थ की कर लो। तो ये वाला काम लगातार बहुत सारी शताब्दी तक होता चला गया, बहुत सारी सेंचुरीज तक होता चला गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जो कॉम्पोजिशन करी गई पाली त्रिपिटक की, मैंने आपको शुरू में बताया था जब हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट का टॉपिक स्टार्ट करा था इस चैप्टर के अंदर कि त्रिपिटक के बड़े सारे वर्जन्स हैं। और ये वाली बात तो अब आपको क्लियर हो ही गई होगी कि बहुत सारी जगह पर आपको त्रिपिटक देखने को मिलता है, कभी कभार त्रिपिटक देखने को मिलता है, एक ही बात है। बात यहाँ पर सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक की ही हो रही है। तो जो कॉम्पोजिशन है, बेसिक कोर ऑफ द पाली त्रिपिटक, और पाली त्रिपिटक क्या सबसे पहला त्रिपिटक था क्या? बताओ, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, हाँ या ना? बिल्कुल। और ये त्रिपिटक के वर्जन्स क्या हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये अलग अलग भाषाओं के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं। फिर चाहे आप चाइनीज त्रिपिटक कह लो, पाली त्रिपिटक कह लो, प्राकृत त्रिपिटक कह लो, ठीक है, तिब्बतन त्रिपिटक कह लो, ये सारे की सारी भाषाओं के अंदर जो त्रिपिटक के टेक्स्ट आपको कंपोज करे हुए मिलते हैं, उसमें जो पाली त्रिपिटक है, ऐसा माना जाता है कि उसका कॉम्पोजिशन का जो काम है जो चला था, वो 5th एंड 3rd सेंचुरी बीसी के बीच में कंप्लीट तरीके से वो कंपाइल हो पाया। और एक सेंचुरी 100 साल की होती है, तो लगभग आप मान सकते हो कि 200 सालों तक ये वाला कार्यक्रम जो है वो चलता रहा कंपाइल करने का। और इसके लिए टोटल जो फंडिंग होती थी, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल का जो गठन होता था, इसकी टोटल तरीके से फंडिंग जो है वो कौन करता था? ज़्यादातर फंडिंग कौन करता था? किसका काम होता था? किंग्स का, ठीक है। और इसके अलावा जो मर्चेंट्स होते थे, गोल्ड आर्टिसंस होते थे, वो भी थोड़ी थोड़ी फंडिंग कर देते थे, ठीक है। अब ये जो पाली कैनन है ना, यानी कि पाली त्रिपिटक की जो कैटेगरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको कैनन भी कहते हैं। इसको ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनना, ये वाला फैक्ट बहुत यूनिक है, ये आपको किसी बुक के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह के अंदर लिखा हुआ है। जो पाली त्रिपिटक कैनन है या पाली त्रिपिटक आप टेक्स्ट कह लो, ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा कि ये जो है लिखना शुरू करा गया 1st सेंचुरी बीसी के अंदर, और वो भी भारत में नहीं, श्रीलंका के अंदर। और किसकी छत्र छाया में? एक राजा ने इसको सपोर्ट करा था, इसके लिए फंडिंग करी थी। उस राजा का नाम था, यहां पर आप देखो, वत्तगमानी, ठीक है, वत्तगमानी, या आप इनको वतगमानी भी कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ही ऐसा माना जाता है कि ये जो पाली कैनन है या जो पाली त्रिपिटक है, इसके अंदर बड़ी सारी मॉडिफिकेशंस और बड़े सारे चेंजेस आगे चलकर करे गए। लेकिन ओरिजिनली जब इसको कंपाइल करा गया या लिखना शुरू करा गया, कंपोज करना शुरू करा गया, यानी कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट इज सपोज टू हैव बीन रिटन डाउन इन द 1st सेंचुरी बीसी इन श्रीलंका अंडर द पैट्रोनेज, अंडर द सपोर्ट ऑफ अ किंग नेम्ड एज राजा वतगमानी, ठीक है। तो पाली कैनन जो है वो श्रीलंका के अंदर जो है ओरिजिनली कंपोज हुआ था। और ये याद रखना कि 1st सेंचुरी
BC के अंदर, सी मत लिख देना कहीं पर भी। और ये थे राजा वतकमानी, इनकी एक मूर्ति जो है श्रीलंका में लगी हुई है, ठीक है। तो ये उसी का चित्र है। इंपॉर्टेंट बात लेकिन दोस्तों यही है जो आपको जाननी चाहिए कि सुत्त पितक और जो विनय पितक है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, जिसका गठन हुआ कहाँ पर, राजगृह के अंदर, वहाँ पर कंपाइल करा गया सुत्त पितक विनय पितक को। और 100 साल के बाद 100 ईयर्स लेटर जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन होता है वैशाली के अंदर, वहाँ पर भी जो इस प्रकार के जो बुद्धिस्ट मंक्स थे, बुद्धिस्ट नन्स थे, ठीक है, जितने भी लोग थे, उन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग्स को और मोनेस्टिक ऑर्डर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो कि बुद्धा ने बनाए थे, अपने मुख से बोलते थे वो सारे मंक्स एंड नन्स को। उनके महापरिनिर्वाण के बाद जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग करा, उसके बाद सारे मंक्स ने जिम्मेदारी ली कि हम उन टीचिंग्स को, हम उन बातों को, हम उन मोनेस्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपाइल करेंगे। पहला कंपाइलेशन का काम राजगृह में हुआ था, दूसरा कंपाइलेशन का काम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर, जब राजगृह के अंदर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वाइंड अप हो गई थी, उसके 100 साल के बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का जब गठन हुआ वैशाली के अंदर, तब ये वाला काम करा गया बुद्धिस्ट मंक्स और बुद्धिस्ट नन्स के द्वारा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? सारी बातें समझ में आई? बताओ, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। देखो, हमें ये जानकर ऐसा लगता है जब हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध जो है, जब उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, उन्होंने दूसरे लोगों को भी सिखाया कि एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कैसे कर सकते हो आप, राइट। और वो जो बुद्धिस्ट मंक्स जो बने है ना, आगे चलकर जिन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं बोधिसत्वास, ठीक है। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि बड़े सारे जो मंक्स हैं या नन्स हैं, बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स की यहां पर हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी हो, वो बोधिसत्व हो या ना हो, इस चीज से हमारा मतलब नहीं है। लेकिन उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए आपको ऐसे लगेगा कि यार ये मंक्स हमेशा पीसफुली होंगे, हमेशा हैप्पी होंगे, इनके अंदर किसी प्रकार का कोई जो जेलिसी फैक्टर है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मानते हो आप इन सब चीज़ों को? अगर कोई बुद्धिस्ट मंक या नन है, वो पीसफुल होगा, हैप्पी होगा, जेलिसी फैक्टर नहीं होगा, है ना, उसको किसी भी प्रकार से कोई जो एंगर इश्यूज हैं वो भी नहीं होने चाहिए, वो एरोगेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, कि कोई भी अगर बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को फॉलो कर रहा है, कोई मंक, कोई नन फॉलो कर रही है, उनके पाथ पर चल रहे हैं, तो इन सब बीमारियों से, इन सब नेगेटिविटी से वो बहुत दूर दूर है, बहुत ज़्यादा उनसे परे हैं, बहुत दूर है। लेकिन एक इवेंट को सुनकर आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि बुद्धिस्ट मंक जो हैं उनके अंदर ये सभी फैक्टर, जेलिसी फैक्टर, एंगर इश्यूज, एरोगेंट बिहेवियर हो सकता है। और ऐसा ही बुद्धिज़्म का नाम खराब करा था दो ग्रुप्स ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स ने, जो कि बहुत साल पहले, मतलब ये हम प्राचीन ज़माने की ही बात कर रहे हैं, वो आपस में भिड़ने लगे थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स खेली। और ये चीज़ हमारे भारत में नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ कहाँ जाकर हुई? ये चीज़ हुई श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के कंटेक्स्ट में ये दो पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे और ये बहुत यूनिक चीज़ है, अगेन जिसके बारे में आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। अब हमें ऐसा बताया जाता है, हालांकि जो ये त्रिपितक हैं, जो ये तीन कैटेगरी हैं, बास्केट्स हैं, सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम पितक की, ये जर्नली हिस्टोरियंस यूज करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए, और स्पेशली
प्राचीन इतिहास की हम बात करें उसके अंदर उत्तर भारत के इतिहास को समझने के लिए, हिस्टोरिक नॉर्थ, अर्ली हिस्टोरिक नॉर्थ इंडिया को समझने के लिए। लेकिन राइटर आपको ये बता रहे हैं कि हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, और वो क्या है कि इन त्रिपिटक की जो कंपाइलेशन जो थी, या इनका जो स्टेटस था, इनका जो ग्रैंड्योर था, इनकी जो पहुंच थी, इनकी जो रेलेवेंस थी, स्पेशली टेक्स्ट लाइक पाली कैनन, प्राकृत कैनन, ठीक है, वो शेप हुआ बहुत सारे इवेंट्स की वजह से, और वो इवेंट्स श्रीलंका की धरती पर जो है वो प्रचलित हुए। कहने का मतलब ये है, जो हम त्रिपिटक के बारे में आज हम जानते हैं वो हिस्टोरियंस के थ्रू जानते हैं, और ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट त्रिपिटक हैं, जो कैटेगरी हैं, जो बास्केट्स हैं, दे डील विद अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ और उसको छोड़ दो, वर्ड पे हमें जो फोकस करना है डेट इज इंडिया के इतिहास के बारे में है ये सब कुछ। लेकिन हिस्टोरियन हमें बता रहे हैं यहाँ पर हमारी नॉलेज और हमारा ज्ञान जो है वो हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि आगे चलकर इन त्रिपिटक के अंदर वैल्यू एडिशन उन इवेंट्स की वजह से भी हुआ जो इवेंट्स श्रीलंकन हिस्ट्री के साथ एसोसिएटेड है। अब क्या हुआ और इन त्रिपिटक में हमें क्या एक बात जानने को मिलती है, और कैसे ये त्रिपिटक जो है वो इन्फ्लुएंस हुए, थोड़ा सा चेंज हुए, उसके लिए आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी कि ये जो आगे चलकर अलग अलग जो कैनन्स या इनके अंदर, मतलब यहाँ पर कैनन का मतलब वो कैटेगराइजेशन है, उनके अंदर जो भी वैल्यू एडिशन जो करी गई, जो भी टेक्स्ट बेसिकली कंपाइल करे गए और उसका आगे चलकर वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का पार्ट बने, स्पेशली जो श्रीलंकन हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड थे, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं महावीरा मंक्स। अब आपको एक नज़र देखते हुए या एक शब्द पढ़ते हुए आपके दिमाग में तो एकदम से क्लिक हो जाएगा कि सर यहाँ पर जो महावीरा की बात लिखी हुई है, तो क्या ये वर्धमान महावीरा है क्या, जो कि एसोसिएटेड है विथ जैनिज्म। और क्योंकि यहाँ पर महावीरा मंक्स लिखा हुआ है, तो आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर क्या यहाँ पर एकदम से जैना मंक्स की बात होने लगी है क्या? तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं और अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वहाँ पर वर्धमान महावीरा का कोई जिक्र नहीं होने वाला, जैनिज्म की कोई कंटेक्स्ट की बात नहीं है, जैना मंक्स की कोई बात नहीं है, ठीक है। जैनिज्म का कोई टॉपिक ही नहीं है, पहली बात है। तो आप फिर मुझसे ये पूछोगे कि सर ये फिर महावीरा मंक्स कौन हुए? हम तो एक ही महावीरा को जानते हैं, वर्धमान महावीरा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर महावीरा मंक्स जो है किनको कहा गया है और उनका कंट्रीब्यूशन क्यों माना गया है इन कैनन्स के अंदर या फिर इन कैटेगरीज के अंदर, विच आर नोन एज सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। ये जो दोस्तों टर्म है आपके सामने महावीरा मंक्स, तो आप इतना समझ जाओ श्रीलंका के अंदर जो वर्ड है वो एक तरीके से दो शब्द वहाँ पर गिवन है, और जो मैं आपके दिमाग के साथ अभी खेल रहा था, अगर आप इसको एक निगाह के अंदर देखो, वही मैंने आपको कहा, तो ये पहली बात है महावीरा नहीं है, ये महावीरा नहीं है। आपको वो सुन के जो लगेगा, जो वर्धमान महावीरा की स्पेलिंग होती है ना, वर्धमान महावीरा होती है, वो यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, अब देखो महाविहार। अब ये मैं ऐसा क्यों खेल खेल रहा था आपके साथ, क्योंकि आप में से जिसके पास बुक है ना, तो जल्दी जल्दी रीडिंग में आप हो सकता है इसको कुछ और इंटरप्रेट कर लो। अब विहार क्या होता है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती है एक तरीके से। श्रीलंका के अंदर इतिहास में ऐसी एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री थी जो कि नंबर ऑफ छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज को कंपाइल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा एरिया बना लिया था। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूं ये कैसे पॉसिबल हुआ। जैसे दोस्तों क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, रियलिस्टिक। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 90+ कॉलेजेस आते हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा एरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि उसका पूरा का पूरा कैंपस है, और जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ कैंपस। अब यहां पर कॉलेजेस कुछ ऐसे ऐसे बन रखे हैं, हिंदू कॉलेज,
उसके सामने सेंट स्टीफेंस कॉलेज, पीछे करोड़ीमल, बगल में हंसराज। फिर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो एसआरसीसी, ठीक है। फिर थोड़ा सा उससे आगे जाओगे मिरेंडा हाउस। अब यहां पर ये पूरा का पूरा एक एरिया है नॉर्थ कैंपस का, उसके अंदर लेकिन आपको हिंदू कॉलेज देखने को मिल रहा है, सेंट स्टीफेंस, हंसराज, करोड़ीमल, मिरेंडा हाउस, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। लेकिन है वो पूरा एक ही एरिया। रोड क्रॉस करते एक गली छोड़कर दूसरी गली, वो नुक्कड़ छोड़कर दूसरे नुक्कड़ में आपको हर जगह कॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन है वो सारे के सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज। महाविहार के साथ भी कुछ ऐसी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी कहानी एसोसिएटेड थी। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो विहार थे वो एक ही एरिया में लोकेटेड थे। आगे चलकर इन सारे मंक्स ने मिलकर एक पूरा एक बड़ा एरिया, एक बड़ा कैंपस अपना बना लिया था और उसको बोला जाता था महाविहार, ठीक है। अब कहाँ है महाविहार श्रीलंका के अंदर? तो दोस्तों ये है उसकी फोटो। तो आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पर से पिलर्स दिख रहे हैं, ना कोई छत है ना कोई मोनेस्ट्री है, क्या है ये तो सब ग्रीनरी वीनरी, दो चार यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं और पूरा ये जंगल जंगल जैसा एरिया है। तो कहाँ गया ये इतिहास में महाविहार, क्या हुआ इसके साथ? दोस्तों इसके साथ हुआ बहुत बुरा। यहाँ पर हुई तगड़ी तरीके से तोड़फोड़, और वो तोड़फोड़ जो है वो दूसरे मंक्स ने ही करवाई थी। इसलिए मैं आपको जब इस स्लाइड के ऊपर आया मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको ऐसा लगता होगा कि बुद्धिस्ट मंक्स या बुद्धिज्म की राह पर जो चल पड़ा है वो एग्रेसिव नहीं हो सकता, एरोगेंट नहीं हो सकता, उसको जेलिसी फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन ये चीज भारत के अंदर तो नहीं देखने को मिलती है, श्रीलंका में ये कूट कूट के देखने को मिलती है। तो महाविहार जो मंक्स थे, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको महावीरा जो बोल रहा था, तो सुनकर आपको ये लग सकता है एक बार के लिए कि हाँ ये सच में महाविहारा ऐसा करके कोई टर्म हो गया, महावीरा करके, वीरा करके ऐसे कोई टर्म हो गया। लेकिन दोस्तों ये महाविहार है, ठीक है। और विहार क्या होता है? एक मोनेस्ट्री, ठीक है। महाविहार मतलब लार्ज मोनेस्ट्री। तो यहाँ पर जो मंक्स थे उनकी ना यहाँ पर लेजिटिमेसी बहुत थी, ठीक है। उनका वर्चस्व जो था बुद्धिज्म के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा था, ओके। और उनको ना पॉलिटिकल सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा था। जैसे श्रीलंका के जो राजा थे, स्पेशली जैसे अगर हम बात करें राजा वत्तागमानी, इसके बाद की जो राजा है श्रीलंका के अंदर, उन्होंने अपना बहुत पेट्रोनेज, बहुत सपोर्ट, बहुत पैसा इन मंक्स को बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए राजाओं ने बहुत सपोर्ट करा इन महाविहार मंक्स को। और इनकी एक अपोजिट पार्टी थी जो कि थे अभयगिरी मंक्स। अब अभयगिरी दूसरी जगह थी जहां पर एक और मोनेस्ट्री थी। तो श्रीलंका में एक तरीके से ना एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था प्राचीन इतिहास में। वो कन्फ्लिक्ट क्या था? अभयगिरी वाले मंक्स ने अपनी खुद की मोनेस्ट्री बना रखी थी, जिसको आप यहां पर देख सकते हो। ये आज भी वैसी स्थित है। क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स खेली गई वो अभयगिरी मंक्स के द्वारा खेली गई। किसको तबाह करने के लिए? महाविहार मंक्स को और महाविहार मोनेस्ट्री को तबाह करने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, महाविहार मंक्स के साथ इनको खुंदक क्यों थी, इनको चिढ़ क्यों थी? एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिल रहा है, राजा जो है वो उनको पेट्रोनेज दे रहा है, जनता जो है उन महाविहार मंक्स के पीछे पागल हो चल रही है। जैसे आपको पता है जो मंक्स होते हैं वो भिक्खु और भिक्खु नहीं होते हैं, वो खाना वगैरह बेसिकली अपना इंतजाम करने के लिए मांगने जाते हैं। तो इन अभयगिरी मंक्स ने देखा यार उनका तो बंदोबस्त बड़े आराम से हो जाता है, जिस भी रोड से वो निकलते हैं लोग उनके लिए पहले ही दाल चावल वगैरह सब्जी रोटी सब लेकर बैठे होते हैं, ठीक है। जो भी उनको खाना होता है, उनको फल चाहिए, उनका तो जो ये खाने का जो पात्र है ये तो कंप्लीटली फिल हो जाता है। हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें राजा भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हम जब राजा के पास जाते तो राजा ये कहता है यार बुद्धिज्म तो बुद्धिज्म ही है, तुम अपने आप को और महाविहार मंक्स को अलग क्यों देखते हो, तुम लोग साथ क्यों नहीं हो जाते हो। इनके अंदर लेकिन क्या था कि ईगो बढ़ता रहा। इनके अंदर एक प्रकार से जो फ्रस्ट्रेशन था, वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो ग्रो होती रही, और इसी के चलते इनका जो कन्फ्लिक्ट था वो इस कदर बढ़ गया कि इन्होंने हर हथकंडे अपनाए। और जो राजा अभी तक सपोर्ट कर रहे थे महाविहार मंक्स को, दूसरे राजाओं को भड़काया कि जब तुम सत्ता में आओगे तो इन महाविहार मंक्स की महाविहार मोनेस्ट्री को तबाह करके रख देना, और हमें जो है
वो थोड़ा सा ऊपर ले आओ, हमारी मार्केटिंग कर दो। तो अभ्यागिरी जो मंक्स थे उन्होंने ऐसे ही करके महाविहार मोनेस्ट्री को और महाविहार मंक्स के साथ कन्फ्लिक्ट करके, लड़ाई झगड़ा करके उनको तबाह कर दिया था, और खुद जाकर श्रीलंका की आप ऐसा कह सकते हो कि बुद्धिज्म के क्षेत्र में अपना नाम उन्होंने इतिहास में दर्ज करवा लिया था। लेकिन ये हिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है कि अभ्यागिरी जो मोनेस्ट्री के जो मंक्स थे, उन्होंने महाविहार मंक्स को तबाह करने के लिए सारी राजनीतिक गंदी कूटनीतियां, हरकतें अपनाई, साम दाम दंड भेद हर कुछ अपनाया था। और उनका मेन उनको जिस बात से खुंदक थी वो इसी बात से थी कि महाविहार मंक्स को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाता है, जबकि अभ्यागिरी मंक्स को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इसलिए अभ्यागिरी मोनेस्ट्री के जो मंक्स थे वो अपने आप को राइवल की तरह देखते थे। किसके दुश्मन? महाविहार मंक्स के। तो दोस्तों, महाविहार एक जगह है श्रीलंका में जहां पर एक महाविहार मोनेस्ट्री हुआ करती थी। आज उसके कुछ खंडर, कुछ अवशेष ही आपको मिलेंगे। और अभ्यागिरी भी श्रीलंका के अंदर एक जगह है जहां पर वो मोनेस्ट्री आज भी बिल्कुल स्थित वैसी की वैसी है जैसा अभ्यागिरी मंक्स ने उनको बनाया था। ठीक है, क्योंकि ये थे लड़ाई झगड़े वाले। और इतिहास के पन्नों में तो यहां तक दे रखा है कि अभ्यागिरी मंक्स ने तो इनका मर्डर और असैसिनेशन भी करा था, महाविहार मंक्स का। अब सोच के देखो, बुद्धिज्म के क्षेत्र में ये सब चीजें भी हुई हैं। भारत में नहीं हुई है, इसलिए आपको भारत के कंटेक्स्ट में सुनने को नहीं मिलता ये सब। लेकिन ग्रुपिज्म जब चला, जैसे भारत के अंदर आप क्या सुनते हो, हीनायान, थेरावाड़ा, महायान, वज्रयान, अलग अलग स्कूल्स में वो बढ़ गए। लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में आपको जनरली जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है वो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मंक्स के बीच में, नन्स के बीच में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो अलग अलग बुद्धिस्ट स्कूल्स के बीच में आपको आइडियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू श्रीलंकन हिस्ट्री, तो वहां पर जो कन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ साइकोलॉजी, आइडियोलॉजी या बुद्धिस्ट स्कूल तक सीमित नहीं है। वहां पर जो लड़ाइयां है वो बातूनी नहीं है। वहां पर मंक्स जो हैं, अगर आप उनके इतिहास को पढ़ोगे या उनकी हरकतों को देखोगे तो आपको ये लगेगा, यार ये बुद्धिज्म का नाम खराब कर रहे हैं, गौतम बुद्ध का नाम खराब कर रहे हैं। इनको क्यों पड़ी है इतनी मार्केटिंग अपनी करवाने की, अपने आप को इनको ऊपर लेकर क्यों आना है, इनको अपनी रेपुटेशन और उससे इतना प्यार क्यों है। और ये सीरियसली शस्त्र भी उठा रहे हैं और भड़का रहे हैं राजाओं को कि तुम हमारे राइवल मंक्स को मार डालो। क्या यही सिखा कर गए थे गौतम बुद्ध? तो ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक तरीके से एक ब्लॉट है बुद्धिज्म के ऊपर, धब्बा है ये। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान जो है वो इतने इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं लोगों को पृथ्वी पर देकर गए, लेकिन इंसान कुछ साल के बाद दोबारा वैसा हो जाता है। सिमिलरली गौतम बुद्ध विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, वर्धमान महावीरा विद रिस्पेक्ट टू जैनिज्म, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देकर गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, विभिन्न कंट्रीज में उनका ज्ञान जो है वो गूंजा। लेकिन क्या हुआ उससे? इंसान आज भी तो बिल्कुल वैसे ही बन गया है। तो ये जो है, ये जब कंटेम्प्रेरी उन मंक्स ने, या फिर जैसे आज के जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं जो पढ़ते हैं इनका इतिहास, श्रीलंकन बुद्धिज्म का इतिहास पढ़ते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है ये सुनकर कि यार गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को उन्होंने क्या गटर में मिलाया, क्या उसका विनाश करा, क्या नाश करा, कि कैसे ये आपस में लड़ रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं अभ्यागिरी मंक्स महाविहार मंक्स के नाम को, उनकी रेपुटेशन को मिटाने के लिए, जस्ट बिकॉज जनता उनको सपोर्ट करती थी, जनता उनसे खुश रहती थी, उनके खाने का पात्र बहुत जल्दी जल्दी भर जाता था। और श्रीलंका का जो भी राजा होता था, जो पूरा देश चलाता था उस टाइम पर, जैसे पास्ट में वत्ता गमानी राजा ने मंक्स को सपोर्ट करा था, नंस को सपोर्ट करा था, ऐसे अलग अलग राजा करते थे सपोर्ट। तो अभ्यागिरी मंक्स को बहुत खुंदक चढ़ती थी इस चीज़ से। तो ये है पूरा का पूरा श्रीलंका का इतिहास। इसके ऊपर एक हिस्टोरियन ने काफ़ी काम करा था, वरना ये चीज़ हमें भी नहीं पता होती। ठीक है, और उनका नाम था मिस्टर कॉलिंस। 1990 में उन्होंने श्रीलंकन बुद्धिज्म के ऊपर अपनी किताब लिखी थी, जिसको मैं आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा, और इन हिस्टोरियन के बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। लेकिन कॉलिंस भाई साहब ने ये पूरा का पूरा जो काला चिट्टा था विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म, जिसको हम इतना अच्छा मानते हैं कि बुद्धिज्म तो भाई कहीं भी फैलेगा, उसमें अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। देखो दोस्तों, इस इवेंट के बाद ये चीज़ प्रूव हो गई कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी टीचिंग हो, कोई भी फील्ड हो, किसी को हमें वन साइडेड होते हुए 100% अपने दिमाग में स्टोरी मेकिंग करके नहीं समझना चाहिए।
हर किसी के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें अटैच नहीं होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी अटैच होती हैं। अब यहाँ पर बुराई गौतम बुद्ध की नहीं है, उनकी टीचिंग्स की नहीं है, लेकिन उनका नाम खराब तो ये कर रहे हैं बुद्धिस्ट मंक्स, तो यानी कि आगे चलकर जो उनकी टीचिंग्स थी वो जिस तरीके से मोल्ड हो गई उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे लास्ट ईयर यूपीएससी ने मेंस में जीएस पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा था, क्या शादी जो है आज के समय में उतना पवित्र बंधन या फिर जिस तरीके से रिश्ते निभाने वाला जो संबंध होता था, अब क्या वैसी प्रथा नहीं रह गई है क्या शादी? तो ये चीज़ यूपीएससी इसलिए पूछना चाहता है क्योंकि जब ट्रेंड शिफ्ट दिखता है सोसाइटी में हमें कभी भी पास से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम तक, तो वो एक क्वेश्चन यूपीएससी को ऐसी चीज़ ना पूछना पसंद होती है। सिमिलरली गौतम बुद्ध वर्धमान महावीर जब जिंदा होंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अगर बात बुद्धिज्म की करें, जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि जो फर्स्ट जनरेशन मंक्स थे जैसे आनंद वगैरह जो उनके डिसाइपल थे, तब तो उन्होंने एज इट इज पूरी टीचिंग्स को गौतम बुद्धा की फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर कंपाइल करवा दिया था अच्छे से। लेकिन आगे चलकर जो मंक्स हुए और बुद्धिज्म एज अ स्कूल का बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन हुआ कि कुछ मंक्स ये बोलने लगे कि हमें बुद्धा को मूर्ति फॉर्म में पूजन करना चाहिए उनका, कुछ मंक्स ये बोलने लगे नहीं वो अपने आप को कभी बोल कर नहीं गए थे कि वो एक रिलीजन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं फिर वो भगवान है। तो उनको क्रिटिसाइज करते हुए जो ये जो महायान जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने बोला भगवान कभी अपने मुंह से थोड़ी ना बोलते हैं कि वो भगवान है या फिर धर्म की स्थापना करने आए हैं, ये तो हमें समझना चाहिए। तो जैसे जैसे स्कूल्स बाइफरकेट होते चले गए, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होता चला गया, इनकी साइकोलॉजी बदलती चली गई, तो जो गौतम बुद्ध के मुख से जो ओरिजिनल बातें निकली थी उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क तो आ ही जाएगा ना। जैसे अभी मैं आपको एक दो लेक्चर पहले एक चीज़ बता रहा था कि अगर आपको ये सेम चीज़ है जो मैं आपको लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको किसी और को बतानी है तो आप 19-20 का फ़र्क कहीं ना कहीं पैदा कर दोगे। हो सकता है आप मुझसे भी अच्छा पढ़ाओ, हो सकता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा उनको ज्ञान दो चीज़ों को दूर दूर कर अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन फिर भी जैसे मैंने जो चीज़ें किसी अपने टीचर से सीखी, आपने मुझसे सीखी, आपसे आपका स्टूडेंट जो है वो सीख रहा है, तो जब तक वो 5वीं जनरेशन तक जो बात पहुँचेगी, 6ठी जनरेशन तक जब तक वो बात पहुँचेगी, तो उसके नुमाइंदे तो काफ़ी हद तक बदल ही जाएंगे ना। 100 बात की एक बात तो यही है ना। तो दोस्तों इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर फाउंडेशन कोर्स, हमारा एक डेडिकेटेड फाउंडेशन कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक, और सारे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट उसमें आपको कवर करवाए जाते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव ऑप्शनल कोर्सेज ऑल्सो, 4 ऑप्शनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईएन एंड साइकोलॉजी, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशंस की पीडीएफ अगर आपको अवेल करनी है तो दिस इज़ द क्यूआर कोड, आप इस पर किसी भी अपनी यूपीआई ऐप से स्कैन कीजिए, 21 रुपीज़ पे करिए फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर भेज देना। हमारी टीम डायरेक्टली आपको पीपीटीज़ की जो पीडीएफ है वो सेंड कर देगी। और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है विद रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन कोर्स की, कोई आपको क्वेरी पूछनी हो या फिर आपको जर्नल कोई दिक्कत हो रही हो प्रिपरेशन करते हुए, आप कॉलेज ईयर्स में हो, अभी आप मन बना रहे हो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ, कोई भी कैसी भी दिक्कत हो, आप मुझे अप्रोच कर सकते हो उस नंबर पर। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन टेलीग्राम मी। मेरे को बहुत खुशी होगी आपकी मदद करते हुए, ठीक है। तो बेफिक्र होकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ख्याल रखो अपना, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।